शुभम ओझा और आप देख रहे द टाइम्स ऑफ हिंद। बिहार में चुनाव नजदीक है। राजनीतिक सरगर्मी पटना से लेकर के दिल्ली तक बढ़ी हुई है, या आप यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिहार में बाढ़ का पानी उतर रहा है, राजनीतिक पारा वैसे ही चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। शिक्षा को देखने वाला कोई नहीं है, सड़क को देखने वाला कोई नहीं है, बाढ़ को देखने वाला कोई नहीं, कोरोना की महामारी देखने वाला कोई नहीं है। बस है अभी तो चुनाव जीतना है, चाहे कोरोना की लड़ाई पीछे क्यों ना रह जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि बिहार को भारत के 5 बीमारू राज्यों में से एक राज्य क्यों कहा जाता है। आखिर बिहार आज तक बीमारू राज्य क्यों है। आखिर बिहार को भ्रष्ट बनाने के लिए कौन से भ्रष्ट नेताओं का हाथ है। आखिर बिहार इतना पीछे क्यों रह गया है कि आज शिक्षा स्वास्थ्य जैसी चीजें वहां नहीं है। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रांजल चतुर्वेदी जी। अच्छी राजनीति का समझ रखते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। बिहार से पत्रकार रतिकेश पाठक जी, आप दोनों का स्वागत है सर द टाइम्स ऑफ हिंद में। सर प्रांजल जी, पहला सवाल आपसे है सर। हम आपसे समझना चाहते हैं कि आज़ादी के 74 साल, 23 अलग अलग मुख्यमंत्री, फिर भी बिहार बदहाल, इसका कारण आप बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया व इस काबिल समझा। विषय और प्रश्न दोनों बड़े स्पष्ट हैं। आज़ादी के लगभग 74 साल हो गए और भारत को संवैधानिक गणराज्य बने हुए 71 साल पूरे हो गए। इसके बाद भी बिहार की बद से बदतर होती स्थिति को अगर हमें समझना है तो हमें थोड़ा सा आज़ादी के पूर्व में भी जाना होगा। बिहार के पास एक समय यह सामर्थ्य था कि बिहार पूरे दुनिया का नेतृत्व कर सकता था। वह बिहार ने किया भी। गौतम बुद्ध के माध्यम से बिहार ने पूरी दुनिया को, अब केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सत्य व अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। तो इतना प्रोडक्टिव, इतनी उपजाऊ जमीन रखने वाला बिहार आज जिस दुर्गति में है, इसका थोड़ा सा श्रेय अंग्रेजों को भी जाता है। अंग्रेजों ने बिहार को जो नील की खेती में ढकेला, बिहार जैसे कि आम की बड़ी अच्छी फसल होती थी समस्तीपुर के क्षेत्र में, लीची की बड़ी अच्छी फसल होती थी मुजफ्फरपुर के एरिया में, तो इस तरह के जो वहाँ के लोकल एग्रीकल्चरल वर्क थे उनसे हटा करके पूरे बिहार को नील की खेती की ओर ढकेल दिया गया, जिसके बाद से बिहार की स्थिति सुधरी नहीं। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद से मैं इसका कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को मानता हूँ कि बिहार की विशेषकर जो राजनीति थी, उस राजनीति ने शायद कभी इस इच्छा से, इस दृढ़ इच्छा शक्ति से काम ही नहीं किया कि बिहार का विकास करना है, बिहार का उत्थान करना है। अगर इस दिशा में प्रयास किया गया होता तो निश्चित ही बिहार आज बेहतर स्थिति में होता। और ये तो एक सामान्य उत्तर था। अगर वर्तमान परिदृश्य में समझें तो बाढ़ प्रमुख कारण है। हाँ, वर्तमान परिदृश्य में समझें तो बाढ़ एक प्रमुख कारण है। बाढ़ लगभग बिहार का 150 किलोमीटर, सीधे नेपाल से सटने के बाद 150 किलोमीटर का बिहार का क्षेत्रफल बाढ़ से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, जिसके कारण परोक्ष रूप से पूरा बिहार प्रभावित होता है। बाढ़ के बाद पॉलिटिकल करप्शन, जो बिहार का पॉलिटिकल करप्शन है, चारा घोटाला, इस प्रकार के तमाम अनगिनत घोटाले बिहार ने देखे। इसके बाद शिक्षा की कमी, इसके बाद फिर ब्रेन ड्रेन, बिहार का जो बौद्धिक क्षमता थी उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग आज दुनिया कर रही है, लेकिन बिहार नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार के नशाखोरी, बिहार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नशाखोरी है। शराब प्रतिबंधित होने के बाद भी इल्लीगली बिहार में सर्कुलेट होती रही। इस प्रकार के मल्टीफोल्ड रीजंस हैं, कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। मैं गिनाऊं तो वास्तव में शायद समय कम पड़ जाए जो हमारे पास इस चर्चा को करने के लिए है। तो तमाम ऐसे कारण हैं जिसके कारण बिहार आज इस दुर्दांत स्थिति में है। तो मेरा ये ऐसा विचार है, ऐसा मानना है। जो बिहार को 70 साल के बाद भी बीमारू राज्य जैसे
शब्द से संबोधित होना पड़ता देखिए है। रूपम जी, जब हम बात करते हैं बीमारू राज्य की, तो इस एग्रीमेंट का सबसे पहले प्रयोग जी 80 के दशक के आसपास हुआ था। तो 80 के दशक से आज तक यदि हम बीमारू राज्य बिहार को कह रहे हैं, तो मजबूरी होना कहीं न कहीं इस चीज़ को हम कहें तो इसका द्योतक है कि ये हास्यास्पद हो रहा है। हाँ, भ्रष्ट नीति कह सकते हैं। बिहार बहुत प्यारा राज्य जो सियासतदानों के लिए उतना ही प्रिय रहा है जितना गुड़ रहता है चींटियों के लिए। भ्रष्ट नीति इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं, जब तथाकथित स्वरोजगार और तथाकथित आत्मनिर्भरता की बात करने वाले लोग एक पुल का निर्माण करते हैं और वह 1 महीने के अंदर गिर जाता है। उसके बाद इसके बाद ये बातें सामने आती हैं कि बिहार में बहार है, आदि आदि चीज़ें। स्वघोषित नारों से देश का विकास या किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भ्रष्ट नीति इसका मेन कारण है जो बिहार को आज भी बीमारू राज्य घोषित किया जा रहा है। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल सर। जो युवा या जो लोग बिहार को छोड़ के शिक्षा या काम के लिए बाहर गए, सफल होने के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि बिहार पर नहीं डाली, यह भी एक मुख्य कारण है जो आज बिहार पिछड़े राज्यों में शामिल है। सरकार के साथ साथ हमारे युवा भी कहीं ना कहीं दोषी है बिल्कुल राज्य को पिछड़ा बनाने के लिए। प्रांजल जी, बिहार का कोई भाग्य विधाता है भी या नहीं सर? सब बस राम भरोसे चल रहा है। जी देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राज्य, ये अपने भरोसे चलते हैं, अपने सामर्थ्य के दम पे चलते हैं, भाग्य विधाता के दम पे नहीं चलते। अगर वास्तव में कोई भाग्य विधाता होता तो बिहार की वर्तमान और अतीत के राजनीतिक नेताओं ने बिहार की दुर्गति करने में शायद कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रयास किए सुधार करने के, लेकिन वो इच्छा शक्ति, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो पॉलिटिकल विल, वो करेज, वो स्पिरिट नहीं था जो वास्तव में विकास कर सके। और बिहार आज जो है, जिस स्थिति में है, अगर सबल है तो अपने सामर्थ्य के दम पे सबल है। बिहार का कोई भाग्य विधाता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बिहार के भविष्य का रचयिता जरूर कोई उसका आधार बन सकता है, कोई माध्यम बन सकता है, लेकिन भाग्य विधाता मेरा मानना है कि ये शब्द उपयुक्त नहीं है कि बिहार का कोई भाग्य विधाता होगा। ये अनुपम जी मेरा बात कर रहे थे, बिहार जो भी होगा या जो भी है वो अपने सामर्थ्य के दम पे है। यार अतीत में क्या ऐसी कमियां रह गई जो भविष्य बिहार का अंधेरा नजर आता है? अतीत के चलचित्र ही भविष्य के दृश्य को निर्मित करते हैं। अब यदि अतीत की कमियों पे हम बात करें तो सबसे मुख्य कारण, बिहार में सबसे मुख्य कारण यह है कि हम जात देखकर वोट देते हैं। हो सकता है कि यह तथ्य थोड़ा सा कुप्रभावी लगे, लेकिन वास्तविकता यही है माननीय। जब पॉलिटिकल किस्से की हम बात करते हैं तो सियासतदान अपने हिसाब से बिसात बिछाते हैं, वह जातिगत बिसात होता है। और कष्ट इस बात का होता है कि हम स्वघोषित रूप से उस बिसात का शिकार बन जाते हैं। दूसरा तथ्य, जब बिहार में हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर यह प्रश्न उठना चाहिए कि उस विकास के लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब तक हम स्वयं के अंदर सुधार नहीं करेंगे, सर बिहार में गरीबी है मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में बिहार के लोग बहुत आगे हैं। लेकिन क्या वास्तविक रूप से उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया? यह एक मुख्य कारण है। यही अतीत के चलचित्र हैं जो भविष्य के दृश्य को विस्मित कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका प्रांजल जी। सर बाढ़ हमेशा समस्या रही है बिहार की,
जिंदगियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सब तहस नहस हो जाती है। ऐसी क्या कमी रह जाती है सर जी। प्रत्येक बार, हर एक साल, कि हर साल बिहार में बाढ़ आता है फिर भी हम चेत नहीं पाते हैं। देखिए, मैंने आपसे अपने पिछले सवाल के जवाब देते हुए भी कहा कि 160 किलोमीटर का बिहार का क्षेत्रफल फ्लड प्रोन है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ का प्रभाव होता है वह पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, संपत्ति का नुकसान होता है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा किया है कि बाढ़ वहाँ कम होती है, बाढ़ प्रभावी रूप से वहाँ तहस नहस नहीं कर पाती। बिहार में ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं? आखिर बिहार की सरकार ऐसा क्या नहीं कर पाती कि बिहार तहस नहस हो जाता है प्रत्येक साल, प्रत्येक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी कह लिया। आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन विद डेवलपमेंट बताता हूं। 3 प्रमुख नदियां हैं जिनके कारण बिहार में बाढ़ आती है, भागमती, कोसी व नारायणी, यही 3 है। और नेपाल में कोसी के ऊपर बांध बना हुआ है। जब ये पहाड़ से नदियां आती हैं और जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो बाढ़ का पानी बड़ा तेजी से आता है। वह नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है बांधों से, और जब भारत में आता है तो वो बिहार के पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। अगर इन 3 नदियों पे अगर सुचारू रूप से संचालित किया जाने वाले बांध का निर्माण कर दिया जाए तो आप यकीन मानिए, न केवल बाढ़ की समस्या से बिहार को निजात मिलेगी बल्कि बिहार विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी करने लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के बाद जब बिहार में खेती के लिए पानी की आवश्यकता होगी तो नहरों के माध्यम से उस बांध से पानी छोड़ करके खेती को सुचारू बनाया जा सकता है, जो बिहार की स्टेट जीडीपी में ऐड करेगा, एडिशन करेगा। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इंडस्ट्रीज आएंगी। तो इन प्रकार से बांध का निर्माण करके उसको सुचारू रूप से संचालित करके, अब मैं बाढ़ कह रहा हूं तो बाढ़ मतलब वर्तमान के बिहार स्टाइल वाला बांध नहीं कि उसको बनाया जाए और इसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद पता चला कि उसमें से सीपे जाने लगा, लीकेज आने लगा। बाढ़ मतलब अच्छा मजबूत बांध बना करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और न केवल निजात बल्कि बिहार के विकास में यह कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये उस समस्या का समाधान है। ये अनुपम जी, इस क्षेत्र में बिहार की सरकार को, न केवल बिहार की सरकार को, बिहार व केंद्र की सरकार को मिल करके प्रयास करना चाहिए। जी ऋतिकेश जी, सर कोरोना काल चल रहा है, धन्यवाद। लाखों प्रवासी घर आए हैं जी सर। मेरा इसमें 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल है कि एक देश का इंसान अपने ही देश में प्रवासी क्यों कहलाता है? और मान लीजिए अब बिहार तो आ गए हैं दूसरे राज्य से, तो इनको अब देखने वाला कौन है? देखिए, जीविका कैसे चलेगी? प्रवासी एक टेक्निकल शब्द है जो किसी भी देश का यदि किसी दूसरे देश में रोजगार के लिए जाते हैं या किसी दूसरे प्रांत का कोई दूसरे प्रांत में जाता है तो हम उनको प्रवासी कह सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि उनको प्रवासी क्यों कहा गया, मुद्दा ये है जो उनके साथ सलूक हुआ, मुद्दा ये है। हम कहते हैं सर, ऐसी कौन सी मीडिया है, ऐसी कौन सी पत्रकारिता है जो रेल की पटरियों पे कटे हुए उन तथाकथित प्रवासियों का हिसाब देगा? दूसरी बात, आपने ये कहा कि प्रवासियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। आपके पहले ही प्रश्न से दूसरे प्रश्न का उत्तर जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति में या सरकार में संवेदनहीनता होती है तो सारे संसाधन रहने के बावजूद हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हर जगह, हर पार्टी में, हर सम्मेलन में इस बात को कहते हैं कि संसाधन की कमी है। मैं कहता हूँ, संसाधन की कमी होने के बावजूद आज हमसे बहुत से ऐसे राज्य हैं, ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिन्होंने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया। 80 के दशक में ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन कहीं न कहीं आज स्थिति उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बेहतर हुई है। खैर वो दूसरा पहलू है।
अब हम बात करते हैं कि उनकी रोजगार के लिए क्या किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अस्पताल, स्कूल और जितने भी सरकार के जरूरी कार्य हैं उनको शुरू किया जा सकता है। यदि उनको शुरू कर दिया जाए तो मनरेगा के माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा पोर्टल की व्यवस्था की जाए, जैसे कि अन्य राज्यों में हुआ है, उनको उस पर पंजीकृत किया जाए और उनके कुशलता के हिसाब से उनको कार्य दिया जाए। चूँकि आपका प्रश्न बहुत गंभीर है कि आने के बाद व्यक्ति सबसे पहले इस तलाश में रहता है कि किसी प्रकार से किसी रोजगार को करे ताकि उसका रोजी रोटी चल सके। दूसरी बात, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि सरकारें ये कहती हैं कि हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं, हम उसका जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है सर कि ये आज जो है तथाकथित प्रवासी मजदूर वोटों की गिनती में सम्मिलित हो गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं जिनको बाद में वोट के रूप में भुनाया जाएगा। ये कह सकते हैं कि बाहर से कह सकते हैं सर, उनका वोट बैंक का है। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रांत। अनुपम जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो ऋतिकेश जी की बात में मैं कुछ ऐड भी करना चाहूँगा। वास्तव में बिहार की न केवल अपितु पूरे देश की प्रवासियों की समस्या को सुलझाना है व रोजगार की समस्या को सुलझाना है, तो इसका जवाब हमको गांधीयन फिलॉसफी में मिलता है, जिसको नेता मंचों से बड़े गर्व से बोलते हैं कि ये देश गांधीवादी देश है। मैं भी मानता हूँ ये देश गांधीवादी देश है, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो फॉलो किया जा रहा है वो नेहरूवियन प्रिंसिपल है। हमारे देश में असल में हुआ क्या, आज़ादी के बाद से सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एक बड़ी समस्या थी, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई वह सेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई। जैसे रोजगार करना है तो बड़े शहरों में, महानगरों में जाना है, दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, कलकत्ता जाना है। इसके कॉन्ट्रेरी, इस नेहरूवियन फिलॉसफी के कॉन्ट्रेरी जो गांधीयन फिलॉसफी है वो ग्राम में स्वराज की है। प्रत्येक गांवों को इतना सबल व इतना सक्षम बनाया जाए कि वह ग्राम अपने रोजगार स्वयं निर्माण करे। जैसे प्रत्येक स्थान के कुछ लोग किसी कार्य विशेष में काफी सकुशल होते हैं, काफी कुशल होते हैं, उनकी उस कुशलता को और निखारा जाए। तो अगर हम इस प्रकार के काम करते हैं, और यही नहीं, मैं आपसे बताऊं कि जो संवैधानिक प्रिंसिपल है, वो संवैधानिक प्रिंसिपल ये कहता है कि विलेजेस का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, वह ग्राम में स्वराज की जो स्पिरिट है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। तो इसका उपाय यहाँ पे छुपा हुआ है, जिस पे शायद कोई आज ध्यान नहीं देता। हम लोग थॉट पे नहीं चल पाते। सर आपने बहुत सही बोला कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पे नहीं चल पाते तो गांधी मार्ग का निर्माण करा देते हैं, और इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है ये। खैर, चलिए सर, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आप दोनों से मैं 2-2 मिनट की राय लेना चाहूँगा कि बिहार के विकास में सुधार कैसे हो। बिल्कुल। देखिए सर, इसमें हम युवाओं की बहुत बड़ी महती भूमिका हो, क्योंकि कहा जाता है कि हम युवा देश के कर्णधार हैं। लेकिन युवा होना केवल जिंदगी में जवानी का दौर मात्र नहीं जिसे आंकड़ों में शामिल करके हम गर्व करें। वस्तुतः इसकी स्थिति कोई और है। यदि हम इसकी शुरुआत स्वयं से करें, हम ये प्रण कर लें कि जातिवादिता वाले व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्रांति ही बड़े बड़े क्रांति का निर्माण करती है। जिस प्रकार जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, बाद में चल के वह बड़ा कदम हो जाता है, तो हम युवाओं की महती भूमिका रहेगी। और दूसरी बात, एक और इस बात की मैं आशा कर सकता हूँ, नए दौर के जो राजनेता हैं उनसे बात बहुत हुई। जैसे आपने अपने इंटरव्यू के शुरू में ही कहा कि 74 साल 23 मुख्यमंत्री, बात बहुत हुई।
सबने वादा किया जी। कि हम बिहार को विकसित बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बातें बहुत हुई, लेकिन क्रियान्वयन होने में सर आज भी देर है और आज भी बिहार उस स्थिति को छूने में असफल रहा है। तो राजनेताओं से इतनी प्रार्थना है, चूंकि चुनाव आने वाला है, तो आज भी लोगों को, इस दौर में भी लोगों को याद आएगा वो जातिगत वोट बैंक। तो हम युवा और सभी से मेरा एक अपील है कि जब हम वोट देने जाएं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि जातिगत दृष्टिकोण से वोट न दें, विकास दृष्टिकोण से वोट दें, चूँकि राजनेता ही विकास के द्योतक हैं। हम और आप यदि अच्छे राजनेता चुनेंगे तो विकास की कड़ी में हम अपना योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कह सकते हैं लोग कि इससे क्या होगा। सर, जब पुल का निर्माण व्यक्ति नहीं कर सकता, राम सेतु का निर्माण व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उस गौरैया की भांति कम से कम बालू उठा के उस समुद्र में अपने हिस्से का तो कार्य कर ही सकता है ना। ये मेरा आपसे कहना है जी। अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ऋषिकेश सर का एक इशारा है कि सत्ता परिवर्तन या फिर नए चेहरे की तरफ लोग को देखना चाहिए बिहार को। रंजन जी, आपकी क्या राय है? ऋषिकेश जी ने बड़े अच्छे बिंदु कहे और जातिवाद बिहार के लिए न केवल पूरे भारत के लिए एक अभिशाप है। उनसे आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और बिंदुओं को जोड़ता हूं। 12.4 करोड़ की आबादी वाले राज्य बिहार में 77% आबादी कृषि पे आधारित है, जो कि बिहार की कुल अर्थव्यवस्था में 38% का जुड़ाव करता है। तो अगर हम ये कल्पना करें कि बिना कृषि के बाजारीकरण व औद्योगिकरण किए हम समूचे बिहार का विकास कर लेंगे, तो ये कल्पना कोरी कल्पना होगी। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमें कृषि का औद्योगिकरण करना होगा, जिस पे हमें जोर देना होगा। दूसरा मैं बिंदु जो कहूंगा, लघु व सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, उनको अधिक फंडिंग करनी होगी व उनको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करना होगा, जो कि खत्म हो गए हैं। जैसे बिहार में काफी भारी संख्या में गन्ने की खेती होती है और गन्ने से गुड़ बनाने की जो कला है वह लघु व सूक्ष्म उद्योग में आती है, जो कि मैं आपसे बताऊं ये कला भी अब बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। साइकिल उद्योग हुआ, इस प्रकार के सूक्ष्म उद्योगों को सरकार को ध्यान देकर के बढ़ाना होगा। इसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता व टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन दो तरह की होती है, एक आप एजुकेट हो जाएं और दूसरा आप एजुकेट होकर के टेक्निकल एजुकेशन लेकर के एम्प्लॉयमेंट पा जाए अपने से। जैसे आपको कोई आर्ट साइड की एजुकेशन कराई जाए तो निश्चित ही आप रोजगार के लिए पराश्रित होंगे, लेकिन अगर आपको आईटीआई करा दिया जाए या इस प्रकार के पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स करा दिए जाएं, मोबाइल मैकेनिकी आपको सिखा दी जाए, तो आप अपने रोजगार स्वयं बना लेंगे अपने क्षेत्र में ही, अपने जनपद में ही। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद बिहार में मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, इनका बेहतरीकरण होना चाहिए। जब तक इनका बेहतरीकरण नहीं होगा तब तक बिहार में मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है एफडीआई, वो डायरेक्ट बिहार की तरफ नहीं मुड़ेगी, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार में कमी आएगी। बिहार की इतनी जनसंख्या है। इसके बाद जो बिहार की मतलब कृषि के जो छोटे छोटे जगह है, जैसे आम की का प्लांटेशन सफिशिएंट होता है, प्रोडक्शन सफिशिएंट होता है, बनाना का पर्याप्त होता है, इस प्रकार के जो प्रोडक्शन होते हैं इनका भी हमें कॉमर्शियलाइजेशन करने की जरूरत है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात कहूँगा, ऋषिकेश जी ने भी कही कि हमें जातिवाद से सबसे पहले दूर होना होगा। जातिवाद व विकासवाद मेरी अपनी समझ से दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, और दोनों के साथ रह करके अगर हम जातिवाद के साथ रह करके हम सोचें कि हम विकासवाद की ओर बढ़ जाएंगे तो ये बिल्कुल मिथक है। मेरा ऐसा बिहार के लिए सुझाव है। बिहार की राज्य सरकार से व केंद्र सरकार से, दोनों से मेरा आग्रह है कि बिहार को ये बिहार की डिग्निटी को हर्ट करता है। असल में मैं आपसे बताऊं,
जो बिहार को एक बीमारू राज्य का दर्जा मिला हुआ है, वो बिहार की डिग्निटी के ऊपर सीधे अटैक है। और इस धब्बे को बिहार के ऊपर से हटाना ये वहाँ की सरकार की और केंद्र सरकार की वह प्रत्येक जनमानस की जिम्मेदारी है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सफलतापूर्वक जनमानस करेंगे, सरकारें निभाएंगी, वह केंद्र सरकार मार्ग प्रशस्त करेगी। आप दोनों का काफ़ी धन्यवाद करता हूं हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आज का कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए द टाइम्स ऑफ हिंद के लिए। नमस्कार।